बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इक्विटी की डेफिनेशन और इसका क्या बैकग्राउंड था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो आज हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इक्विटी है क्या। तो इक्विटी को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को हम इक्विटी कहते हैं, या फिर फेयरनेस और मोरालिटी, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस, ये इसकी लिटरल मीनिंग है। ये अ सिस्टम ऑफ लॉ पैरेलल टू द रूल्स कॉमन लॉ एंड स्टैट्यूटरी लॉ। ये एक सिस्टम ऑफ लॉ है जो कि पैरेलल है रूल्स कॉमन लॉ के और स्टैट्यूटरी लॉ के। सो वी कैन से इक्विटी इज़ फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक हो गया कि फेयरली सबको जस्टिस देना, फेयर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करना, मतलब इसमें कॉन्शियस आ जाती है। ठीक है, तो फिर ये इसको कहते हैं हम इक्विटी। लिटरल मीनिंग आपने देख लिया, फेयरनेस, मोरालिटी आ जाती है इसमें अखलाकी तौर पर। तो ये चीज़ें जो होती हैं इसकी बेस पर जब फैसले किए जाते हैं तो उसको कहते हैं हम इक्विटी। जो मैं बातें कह रही हूँ वो आप नोट कर सकते हैं, अपने साथ नोटबुक रख लें, या फिर जो मैं बोल रही हूँ वो गौर से सुने, तब भी आपको सारी बात समझ आ जाएगी कि इक्विटी क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इसकी डेफिनेशंस डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी हैं, जैसे कि स्टोरी ने इसको डिफ़ाइन किया है, ब्लैकस्टोन ने इसको डिफ़ाइन किया है। स्टोरी कहते हैं पोर्शन ऑफ रेमेडियल जस्टिस administered exclusively by courts of equity or compare to counter distinguished remedial justice administered exclusively by courts of common law। स्टोरी ने एक बात की है कि ये जो है इक्विटी, ये है पोर्शन ऑफ रेमेडियल जस्टिस, मतलब जो जस्टिस रेमेडी प्रोवाइड करता है, जो मतलब है उसका ये पोर्शन है। पोर्शन ऑफ रेमेडियल जस्टिस की बात की है स्टोरी ने। तो आगे आ जाता है हमारे पास ब्लैकस्टोन ने इसको डिफ़ाइन किया है एज सोल एंड स्पिरिट ऑफ ऑल लॉ। ठीक है, बहुत सिंपल लिखा हुआ है, उम्मीद है आपको समझ आ रही है कि एज सोल एंड स्पिरिट ऑफ ऑल लॉ अ पोर्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब इन्होंने क्या क्या स्टोरी ने कहा था पोर्शन ऑफ रेमेडियल जस्टिस, इन्होंने कहा है पोर्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग जुडिशली एनफोर्सेबल बाय चांसलर्स बट विच द कॉमन लॉ ऑफ इंग्लैंड डिड नॉट एनफोर्स। ठीक हो गया, मतलब चांसलर्स जो थे ना, वो उस दौर में इक्विटी के जजेस जो होते थे उसको हम चांसलर कहते थे। तो वो कहता है कि अ पोर्शन ऑफ नेचुरल जस्टिस विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग जुडिशली एनफोर्सेबल, मतलब जिसको एनफोर्स करवाया जा सके बाय चांसलर्स, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। ठीक हो गया, स्टोरी की डेफिनेशन दी है इसमें मैंने, और ब्लैकस्टोन की भी आपको बताई है। उसके बाद ये है कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये कैसे इवॉल्व हुई है इक्विटी। पहले जो था हमारे पास सिस्टम था कॉमन लॉ। एक्चुअली जब नॉर्मन कंक्वेस्ट हुई 1066 में इंग्लैंड में, तो सिस्टम ऑफ लॉ जो इंट्रोड्यूस करवाया नॉर्मैंडी किंग था, उसने क्या किया, इंग्लैंड में फतह हासिल की। उसमें आकर जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया वो कॉमन लॉ सिस्टम था। पहले जो उनके कस्टम्स और जो भी थे उनको देखते हुए उन्होंने डिसीजंस रिकॉर्ड कर लिए जजेस ने, और फिर बाद में उन डिसीजंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना शुरू कर दिया। कहते हैं कि 11 to 13 सेंचुरी का ये दौर था। लॉ वाज इंटरप्रेटेड एंड लेटर वाज फॉलोड स्ट्रिक्टली। ठीक है, फिक्स्ड रूल्स, प्रोसीजर्स एंड रेमेडीज बन गए थे। अब देखें, जब उन्होंने अपने फिक्स्ड रूल्स बना लिए, फिक्स्ड प्रोसीजर्स और फिक्स्ड रेमेडीज का क्या मतलब है कि उन्होंने हर मसले का एक ही हल उन्होंने रख लिया कि हमने इनको ये प्रोवाइड करना है। ठीक है, और अपने से अब कोई और मतलब है डिसीजन या न्यू रेमेडीज़ नहीं होंगी, जो है वही है बस। अगर किसी को जस्टिस मिल रहा है ठीक है, अगर किसी को नहीं मिल रहा तब भी कॉमन लॉ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास जो रेमेडीज़ अवेलेबल हैं वो उन्हीं से ही डील करेंगे लोगों को। ठीक है, उनको ये नहीं
फ़र्क पड़ता कि इंसान को जो आ रही है, पार्टीज़ आ रही हैं, उनको जस्टिस मिल रहा है नहीं, वो अपने फिक्स्ड रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है, फिक्स्ड रेमेडीज़ को फॉलो करेंगे, जैसा कि उनको किंग से ऑर्डर मिला हुआ है, यानी प्रेसिडेंट बेस्ड सिस्टम है, जज मेड लॉज, जजेस के जो डिसीजंस हैं वही फॉलो होंगे, ठीक है, जज अपने से कोई और नया डिसीजन नहीं दे सकता। तो ये इंग्लैंड में उस वक्त ये सिस्टम फॉलो होता था कॉमन लॉ का। तो फिर आगे क्या हुआ, उस वक्त जो रीजंस थी फॉर द ओरिजिन ऑफ इक्विटी, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि इक्विटी जो है वो उसकी ओरिजिन की रीजंस क्या हैं। पहली नंबर 1 कंजर्वेशन ऑफ जजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जजेस जो है अपने से कोई फैसला नहीं देते थे, जो उनके पास रूल्स थे वही उन्हीं के मुताबिक देते थे, ठीक है। तो अपोज्ड एनी अटैम्प्ट टू इंट्रोड्यूस एनी जस्टिस आइडियाज़, यानी जो उनकी कंजर्वेशन ऑफ जजेस थी वो अपोज करती थी कि कोई भी वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे न्यू जस्टिस आइडियाज़ देने के, और वो प्रेफर करते थे टू रिमेन विद द एंसेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। आई थिंक इट्स वेरी इजी। नंबर 2 इसका है प्रोमिनेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन अर्ली इंग्लैंड। इसका मतलब ये है कि उस वक्त इंग्लैंड में जो था ना, फ्यूडलिज्म बहुत था, जागीरदार लोग जो होते हैं इनको हम फ्यूडल्स कहते हैं। तो इंग्लैंड में उस दौर में ये बहुत था, और जो फ्यूडल्स होते थे उन्हीं के लिए मतलब है ज़्यादा कोशिश की जाती थी कि इनको मिले जस्टिस, इनको मिले रेमेडीज़, और बहुत ज़्यादा ये प्रोमिनेंसी थी। और उसके बाद तीसरी जो है रीज़न इक्विटी के इवॉल्व होने की, आने की वजूद में, वो तीसरी ये है नीड फॉर इम्प्रूवमेंट इन अर्ली लॉज। अर्ली लॉज जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिक्स थे, उनमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए इक्विटी आई। वो एक्शंस एंड जो प्रोसीजर्स थे वो फिक्स थे, तो इससे हर किसी को जस्टिस नहीं मिलता था। नंबर 4 जो है वो रीज़न ये है इनएडिक्वेट रेमेडीज़। बिल्कुल वही बात है कि रेमेडीज़ इनएडिक्वेट थी, जस्टिस नहीं प्रोवाइड करती थी हर केस में। रिकवरी ऑफ लैंड, मनी, चैटल्स, बट नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शंस, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, ये चीज़ें नहीं थी। मतलब ये तो बाद में आई ना कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आई, रेटिफिकेशन आई, इस तरह की रेमेडीज़ इक्विटी ने प्रोवाइड की थी, लेकिन ये पहले नहीं थी। पहले जो है वो पहले एक रेमेडी होती थी, कंपनसेशन। मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, अगर ए ने प्रॉपर्टी सेल की है बी को, और बाद में वो पेमेंट लेने के बाद मुकर जाता है, कहता है भाई मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दूंगा, तो अगर बी अब कोर्ट में जाएगा तो कॉमन लॉ के सिस्टम में उसको क्या मिलेगा, वो कहेंगे कि आपको कंपनसेशन दिलवाई जाएगी, लेकिन आपको अब वो घर नहीं मिलेगा, स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवाया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये था कॉमन लॉ में जस्टिस सिस्टम, उसको पेमेंट यानी कंपनसेशन मिल जाती थी, लेकिन स्पेसिफिकली जो कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ था उसको परफॉर्म करवा के कोर्ट नहीं देती थी। लेकिन जब इक्विटी आई तो इक्विटी ने कहा नहीं, अब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो अब आप इसको पूरा करेंगे। वो घर उसे लेकर दिया जाता था, ठीक है, जो बोनाफाइड परचेजर होता था। बोनाफाइड परचेजर का मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ड्यू केयर के साथ किसी चीज़ को परचेज करता है, नेक नियति के साथ करता है, मतलब है लॉ को फॉलो करते हुए करता है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि कोई फ्रॉड या कोई गलती उससे ना हो, उसको कहते हैं हम बोनाफाइड परचेजर। तो इक्विटी ने उसको क्या करवाया, उसको रेमेडी दी कि स्पेसिफिकली परफॉर्म करवाया जाएगा जिस कॉन्ट्रैक्ट में वो एंटर हुआ है। फिर कॉमन लॉ के सिस्टम में हमारे पास 3 कोर्ट्स होते थे। नंबर 1 किंग्स काउंसिल, नंबर 2 कॉमन प्लीज, नंबर 3 एक्सचेकर। कौन कौन से बताए हैं मैंने? नंबर 1 किंग्स काउंसिल, नंबर 2 कॉमन प्लीज, नंबर 3 एक्सचेकर। ठीक हो गया। अब पहले जो पहला कॉमन लॉ कोर्ट है वो किंग्स काउंसिल है। अब आप देखें किंग्स काउंसिल किंग के अंडर होता था कि इसमें जो है ना ग्रीवियस पेटिशंस आती थी। अब जैसे लोगों को अगर इंसाफ नहीं मिला कॉमन प्लीज के कोर्ट में, एक्सचेकर के कोर्ट में, वो एग्रीव्ड पार्टीज़ हैं, वो अब क्या कहती थी, वो जाके फाइल कर देती थी, अपील कर देती थी किंग्स काउंसिल में। किंग्स काउंसिल को हम एपीलेंट फोरम भी कहते हैं, हाईएस्ट एपीलेंट फोरम उस दौर का ये था। ठीक है,
तो किंग जो करता था वो क्या था कि किंग अपने से नई रेमेडीज दे देता था। किंग जो है कॉन्शियस बेस्ड डिसीजंस करता था। किंग के पास ये पावर थी कि वो अपनी मर्जी से फैसले दे सकता था, वो कॉन्शियस बेस्ड फैसले देता था। ठीक हो गया। उस वक्त जो कॉन्शियस होती थी ना वो ज़्यादा रिलीजन बेस्ड होती थी, ठीक है, मोरालिटी बेस्ड, ठीक है। बाकी किंग अपनी मर्जी से जो चाहे वो फैसला कर सकता था। फिर किंग्स के पास तो बहुत ज़्यादा जाती थी एप्लीकेशंस। जो कॉमन प्लीज है वो किसके साथ डील करता था? कॉमन प्लीज जो है ये सिविल नेचर के जो सूट्स वगैरह होते थे लोगों के आपस में, उनके साथ करता था। और एक्सचेकर रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स होते थे उनके साथ डील करता था। तो वो केसेस उधर सुने जाते थे उस कोर्ट में एक्सचेकर के। तो अब जो है एग्रीड पार्टीज़ की पिटिशंस जो हैं वो एप्लीकेशंस जो हैं किंग के पास बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। नंबर इनका बहुत इंक्रीज़ हो गया। सारे जो लोग हैं वो किंग के पास चले जाते थे कि उधर एप्लीकेशन दे देते हैं कि उधर हमें जस्टिस मिल जाएगा। इस तरह लाखों की तादाद में किंग के पास जमा हो गई। तो किंग ने इसका एक सोल्यूशन सोचा कि क्यों ना मैं अपनी पावर डेलीगेट कर दूं। अब किंग जो पहला किंग था जिसने अपनी पावर डेलीगेट की थी वो थे किंग एडवर्ड 1349 में। उन्होंने अपनी पावर डेलीगेट की चांसरीज को। चांसरीज कौन थे? जज थे। जज को उस वक्त चांसरीज कहा जाता था। चांसरीज ने नए लॉ बनाने शुरू किए, ठीक है। अब चांसरीज के पास क्योंकि किंग की पावर थी, किंग किस बेस पे करता था? डिसीजंस कॉन्शियस बेस। तो चांसरीज ने भी करना था, किंग की पावर उन्हें डेलीगेट हुई थी तो वो भी कॉन्शियस बेस डिसीजंस करते थे चांसरी जज। उसके बाद क्या हुआ, इस तरह वक्त गुजरता गया। 1474 में चांसरी कोर्ट के पास इतनी पावर आ गई कि उन्होंने ये कह दिया साफ साफ कि आज के बाद जो है हम किंग के नाम पर ये पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहे। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कोर्ट विल यूज पावर इटसेल्फ, ठीक है, कि वो खुद पावर इस्तेमाल करेगा एंड नॉट इन नेम ऑफ किंग्स डिस्क्रिशन, ठीक है। जो बेस्ड ऑन चर्च और रिलीजन मोरालिटी थी वो उसको अब नहीं करेंगे। ये एक चांसरी जज थे जिन्होंने ये कहा था कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड चांसरी कोर्ट विल यूज पावर इटसेल्फ एंड नॉट इन नेम ऑफ किंग्स डिस्क्रिशन बेस्ड ऑन चर्च और रिलीजन मोरालिटी। अब ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक पहला कदम था जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस शुरू हुई, ओके। फिर हमारे पास जो इसमें प्रोमिनेंट चांसलर्स आते हैं या प्रोमिनेंट जजेस हैं वो कौन है? लॉर्ड एल्समेयर। इसने कॉन्सेप्ट दिए था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था सेटल्ड रूल का। अब देखें इक्विटी को ये काफ़ी देर से फॉलो कर रहे थे 15-16 सेंचुरी में। तो डेफिनेटली व्हेन यू आर यूजिंग इक्विटी फॉर सच अ लॉन्ग टाइम मैनी रेमेडीज आर मेड, ठीक है, बहुत सारी रेमेडीज बन जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो उन्होंने कहा कि अब इनको सेटल्ड कर लेना चाहिए, इनको रूल्स की शक्ल दे देनी चाहिए, इनको लिख लेना चाहिए, ठीक है। ये लॉर्ड एल्समेयर थे। उसके बाद जो है क्रिटिसिज्म उस दौर में क्या होता था जिस वजह से इन्होंने ये कहा भी कि एट दैट टाइम बाय, लोग कहते थे बाय चेंजिंग ऑफ फुट ऑफ लॉर्ड इक्विटी डिसीजन चेंजेस, कि जैसे लॉर्ड चेंज होता है इक्विटी का डिसीजन भी चेंज हो जाता है, ठीक हो गया। लॉर्ड नोटिंगर हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चांसलर हैं, जज थे। इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इक्विटी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ही स्टार्टेड कोडिफिकेशन ऑफ इक्विटी रूल्स विद पैसेज ऑफ टाइम इक्विटी और रूल्स वर सेटल्ड, ठीक हो गए। इन्होंने कोडिफिकेशन की थी, रूल्स को सेटल किया था। उसके बाद हम ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया इक्विटी का, रीजंस देख ली, इम्पॉर्टेंट जजेस का देख लिया। फिर हम ये देख लेते हैं कि इक्विटी ने नई रेमेडीज़ कौन कौन सी आखिर दी। नंबर 1 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जो अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया कि ए और बी के दरमियान अगर कोई प्रॉपर्टी का सौदा होता था तो वो उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवाते थे, कॉमन लॉ उसको कंपनसेशन देता था। लेकिन जब इक्विटी आई तो इक्विटी ने कहा नहीं, अब आप ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, अब आप घर वाकई में ही बी को देंगे, उसको घर लेकर दिया। फिर नंबर 2 जो है इंजंक्शंस को हम आम ज़बान में क्या कहते हैं? स्टे ऑर्डर्स, ठीक है।
तो ये भी एक किस्म की रेमेडी थी जो डायरेक्शन ऑफ कोर्ट पर थी। कोर्ट डायरेक्शन देखता था कि या तो स्टे ओमिशन दे दिया जाए या एक्ट लिया जाए, इसमें एक्ट और ओमिशन दोनों होता है। कॉमनली हम आजकल इसको स्टे कहते हैं, ठीक हो गया। ये डायरेक्शन ऑफ कोर्ट पर होता है, कोर्ट का चाहे तो एक्ट करवाए चाहे तो ओमिशन करवाए। नंबर 3 जो है रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन ये है कि अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है ए और बी ने, और उन्होंने जो वर्डिंग यूज़ की है कॉन्ट्रैक्ट में उससे कोई और इंटेंशन नज़र आ रही है कॉन्ट्रैक्ट में जो कि उन पार्टीज़ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ की नहीं थी, मतलब उनसे कोई गलती हो गई कुछ लिखने में जो वो मतलब है इंटेंड नहीं कर रहे थे, तो वो कोर्ट में चले जाते थे और उसको कहते थे कि ये एरर है और ये रिमूव कर दिया जाए। तो फिर कोर्ट क्या है उसको रेटिफाई कर देती थी, उसको सही कर देती थी। फिर नंबर 4 है अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। रिसीवर क्या होता है? रिसीवर एक ऑफिशियल बंदा होता है कोर्ट का, वो अपॉइंट करते हैं जब किसी डिस्प्यूटेड लैंड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम पार्टीज़ के दरमियान होता है और कोर्ट में ये मतलब है ये फियर होता है कि किसी चीज़ का कि ये कहीं किसी की जान का नुकसान ना हो जाए या कोई डिस्प्यूट ज़्यादा ना बढ़ जाए, तो कोर्ट वो उस प्रॉपर्टी को खुद अपने कब्ज़े में लेकर उसके लिए एक रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं। और रिसीवर का काम ये होता है कि वो उस प्रॉपर्टी की देखभाल करता है जब तक कि डिस्प्यूट हल ना हो जाए। नंबर 5 जो रेमेडी है वो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी है, जो भी मैंने आपको बताई। रिसीवर अपॉइंट करने से पहले हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, यानी प्रॉपर्टी जो है डिस्प्यूटेड उसको अटैच करते हैं, कब्ज़े में लेता है कोर्ट और उसको देता है, रिसीवर अपॉइंट कर देता है उसके लिए। फिर है कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 6 रेमेडी है ये। इसमें ये है कि अगर किसी ने 4 डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं, मतलब ए है और बी ने उसकी किसी प्रॉपर्टी के 4 डॉक्यूमेंट्स बना लिए और वो कहता है कि जी मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूँ, तो जब ए को पता चलता है वो क्या करता है, वो जाता है कोर्ट में, वो कहता है कि ये झूठ है, मेरे पास रियल ओनरशिप है, वो प्रूफ करता है और वो कहता है कि इन डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म करवाया जाए, इनको कैंसिल किया जाए, इसको कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नंबर 7 जो है वो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स है। अब जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, इन एज टू द प्रॉपर्टी, एज टू द पर्सन। पर्सन के लिए किस तरह होते हैं कि जैसे कि किसी ने अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी है, नाम चेंज करवानी है, CNIC पे गलत लिखी गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स पर गलत लिखी गई है, तो वो अब क्या करेगा, कोर्ट में जाके एक सूट फाइल करेगा कि मेरी ये दुरुस्त की जाए, ठीक है। तो ये एज टू द पर्सन इसको कहते हैं। और एज टू द प्रॉपर्टी, जैसे आपकी प्रॉपर्टी कोई क्लेम कर रहा है, कहता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो आप कोर्ट में जाएंगे और प्रूव करेंगे कि ये आपकी प्रॉपर्टी है और कोर्ट को कहेंगे दैट दे शुड स्टॉप दैट ही शुड स्टॉप हिम कॉलिंग एज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, तो ये भी एक किस्म की रेमेडी थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो हमने कितनी रेमेडीज डिस्कस की? 7 रेमेडीज। नंबर 1 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नंबर 2 इंजंक्शन, नंबर 3 रेटिफिकेशन, नंबर 4 अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, नंबर 5 अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, नंबर 6 कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड नंबर 7 डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस मोर अबाउट इक्विटी के मैक्सिम्स डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इक्विटी का कोर्स कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह ये आपको बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे इसको। लेकिन एक चीज़ है, अगर आपको मेरी लेक्चर से समझ आ रही है तो इट्स वेरी गुड। अगर आपको नहीं भी समझ आ रही तो अगर आप साथ साथ जो चीज़ें मैं बता रही हूँ वो आप नोट करेंगे तो ये आपके नोट्स बन जाएंगे और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने हैं, क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत सर्च करके फाइंड आउट की हैं और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं इफ़ यू आर स्टडिंग इक्विटी। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड वंस अगेन थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।